गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम इशू ऑफ शेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। फाइनल पेपर के व्यू से ये आपका टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो 3 या 4 मार्क्स के अंदर आपका इसका क्वेश्चन रहेगा जी। इसके अंदर हमारे पास इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इस लाइन का मतलब ये है कि आपने शेयर इशू करने हैं लेकिन बिना कैश लिए। क्लियर, आपने कैश नहीं लेना, उसके बिना ही आपने शेयर को इशू करना है, तो इसी को ही हम कहते हैं जी इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। देखो, ऐसी कई कंडीशनें हो सकती है जिसके अंदर आपको शेयर इशू करने होते हैं बिना कैश लिए। जैसे फर्स्ट नंबर होता है जी इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स। देखो, फर्स्ट नंबर हमें समझना है कि वेंडर कौन होता है। वेंडर एक वो पर्सन जो कोई चीज़ आपको दे रहा है, मींस सेलर कह सकते हैं आप, सप्लायर कह सकते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर क्या है, कह रहा ओन परचेज ऑफ बिजनेस। अगर हम कोई भी बिजनेस परचेज करते हैं तो फर्स्ट नंबर हम क्या एंट्री करते हैं जी, सन्ड्री असेट्स टू वेंडर। क्लियर है जी, हमने बिज़नेस परचेज करा, बिज़नेस के अंदर असेट्स भी होंगी, लायबिलिटीज़ भी होंगी। बट अगर हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जैसे सपोज ये ए है, ये बी है, तो ए जो मेरा पर्सन है वो, बी जो पर्सन है वो मेरा वेंडर है जी। अब ए ने बी से उसका बिज़नेस परचेज कर लिया, बट बताया नहीं कि ए ने बी के बिज़नेस से क्या ख़रीदा, मींस असेट कितने की ली, लायबिलिटीज़ कितने की ली। जब ये इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो हमने सिंपली एज्यूम करना है कि उसने सिर्फ असेट ही खरीदी है, लायबिलिटी कोई नहीं खरीदी। तो सन्ड्री असेट्स काउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है जी। तो अगर वेंडर का नाम गिवन होगा तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपका बी जो रखा है वेंडर, तो वो बी मेरा वेंडर बन जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ इसकी बजाय एक एंट्री और हो सकती है जी, अगर सपोज आपने क्या करा जी, उससे कुछ असेट्स भी खरीदी और लायबिलिटी भी खरीदी। फॉर एग्जांपल आपने सन्ड्री असेट्स खरीदी हैं जी 10 लाख रुपीज़ की, आपने लायबिलिटी भी परचेज़ कर ली। लायबिलिटी परचेज़ करने का मतलब सिंपली क्या है यहाँ पे कि अगर सपोज ए ने बी का बिज़नेस टेक ओवर कर लिया, तो आज से जो बी की असेट हैं वो ए की बन गई, और बी ने जो आउटसाइडर को बाहर पैसे पे करने हैं वो भी आज से ए के बन जाएंगे। अब वो ए पे करेगा फ्यूचर के अंदर, तो लायबिलिटीज़ जो पे करनी है वो 2 लाख रुपीज़ की हैं। ठीक है जी, ये तो बिज़नेस उसका टेक ओवर करा, और ए ने बी को एक स्पेसिफिक अमाउंट भी दे दी कैश में कि भाई तू 12 लाख रुपये मेरे से पकड़ कैश में। अब क्रेडिट में अगर टोटल 14 लाख का है, जबकि डेबिट में टोटल 10 लाख का है, अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा तो वो 4 लाख रुपीज़ आएगा। मींस कि उसको मैंने 4 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दिए हैं ना, वो उसकी रेपुटेशन के दिए हैं, जो उसकी गुडविल है। अगर ये एंट्री नहीं होगी तो फिर एक एंट्री और हो सकती है। इसकी वजह क्या होगा जी, सपोज मान लेते हैं कि आपने उसका बिज़नेस परचेज़ करा जी, असेट्स परचेज़ करी इन 10 लाख की, लायबिलिटीज़ करी सपोज लगा लीजिए आप 6 लाख की, और वेंडर को हमने जो रुपीज़ देने हैं जी, सपोज करते हैं जी 2 लाख रुपीज़। अब डेबिट में टोटल 10 लाख और क्रेडिट में टोटल 8 लाख, तो क्रेडिट में जो डिफरेंस आएगा जी वो होगा मेरा कैपिटल रिजर्व 2 लाख रुपीज़ का बैलेंसिंग फिगर के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी सिंपली जर्नल एंट्रीज रहेंगी। तो फर्स्ट नंबर पे याद रखना है, अगर आपकी सिंपल है जी सन्ड्री असेट्स टू वेंडर, अगर क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है असेट्स भी खरीदी, लायबिलिटी भी है, वेंडर भी है, तो फिर आपने चेक करना है अगर डेबिट में डिफरेंस गुडविल, अगर क्रेडिट में डिफरेंस है जी तो कैपिटल रिजर्व के नाम से माना जाएगा। अब आपने करना है जी इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। अब आपने वेंडर को वो शेयर इशू करने हैं। तो देखो, वेंडर को अगर हम शेयर इशू करेंगे तो 2 तरीके हो सकते हैं जी। फर्स्ट तरीका हो सकता है जी एट पार का। ठीक है जी, एट पार का मतलब वेंडर काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सिंपली। अगर एट प्रीमियम वाला तरीका आ जाए तो वेंडर काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स। ठीक है जी, एट पार में भी समझा रखा है मैंने, अगर 10 का शेयर है 10 में दे रहे हैं, अगर यहाँ पे एट प्रीमियम का मतलब 10 का शेयर आपने उसको 12 में देना है। तो हमारा ये इसका सिंपली जर्नल एंट्रीज रहेंगी।
अब देखिए जी, एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे, वो आपने पहले सीखना है क्या है जी। देखो, वेंडर की ये जो अमाउंट होती है, इस अमाउंट को हम एक नाम देते हैं जी परचेज कंसीडरेशंस। परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है जी खरीदने के बदले में, मतलब खरीदने के बदले में उस पर्सन को, वेंडर को हमने क्या देना है। देखो, इसकी जो अमाउंट होती है परचेज कंसीडरेशन वाली, ठीक है जी, इसको निकालने के कई तरीके होते हैं। जैसे फर्स्ट जो तरीका है मेरे पास जी, असेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है जी। सपोज मैंने उसके बिजनेस से कुछ असेट भी खरीदी, कुछ लायबिलिटी भी खरीदी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेरा परचेज कंसीडरेशन होगा, पहला तरीका। सेकंड तरीका क्या हो सकता है जी, आपको क्वेश्चन के अंदर खुद ही गिवन होगा कि आपने 2 लाख रुपीज़ भी वेंडर को देने हैं, तो वो डायरेक्ट उठा सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है जी, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि आपने, जैसे कि ए ने बी को 11 लाख रुपीज़ का चेक दे दिया जी, 11 लाख के शेयर दे दिए, उन दोनों का टोटल कर लेंगे जी, वो भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। ये तीनों तरीके से रहेंगी। तो जो भी तरीका हमें लगेगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, रीड करने के बाद ही पता चलेगा जी हमारे पास फर्स्ट तरीका लगाना है, सेकंड लगाना है कि थर्ड लगाना है जी, ठीक है। तो इसकी देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं जी। जैसे जी क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹9 लाख पेएबल इन फुली पेड शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है जी वाई लिमिटेड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाई है मेरे पास, वो एक पर्सन है, वेंडर, क्योंकि इसका नाम गिवन है तो वो वेंडर माना जाएगा। तो मैं फर्स्ट एंट्री जो करूँगा जी, वो करूँगा जी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने असेट को ही क्यों डेबिट करा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेरे को बता नहीं रखा कि मैंने असेट परचेज करी कि लायबिलिटी परचेज करी। जब ये इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम यही मानेंगे कि हमने उसके बिजनेस की असेट ही खरीदी हैं। तो असेट्स काउंट डेबिट टू वेंडर कीजिए, कितने की परचेज करिए जी, 9 लाख रुपीज़ की करिए हम। तो 9 लाख और 9 लाख रुपीज़। देन नेक्स्ट एंट्री है, कहता है जी वट एंट्री विल बी मेड इन दी बुक ऑफ एक्स लिमिटेड इफ़ सच इशू इज़ एट पार एट प्रीमियम ऑफ 25%। तो लगा लेते हैं जी, अगर एट पार पे उसे शेयर इशू किए जाएंगे तो क्या एंट्री होगी, अगर एट प्रीमियम पे, ठीक है जी, शेयर इशू करेंगे तो क्या एंट्री करनी है। फर्स्ट नंबर पे हमने एंट्री कर लेते हैं जी, अगर एट पार पे करते हैं तो वेंडर काउंट डेबिट। देखो, वेंडर का नाम गिवन है तो आप सीधा वाई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे भी वाई को यूज़ कर सकते हैं। वेंडर काउंट डेबिट कीजिए और टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। सेम यहीं पे भी, तो वेंडर काउंट डेबिट अगर एट प्रीमियम पे कर रहे हैं, वेंडर काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स, ठीक है जी। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जी, वेंडर से मैंने 9 लाख रुपीज़ की ये सेट परचेज़ करी है, तो उसको 9 लाख रुपीज़ ही देने हैं, ना आपने कम देने, ना कभी आपने ज़्यादा देने। तो आपने यहाँ जाके जी 9 लाख रुपीज़ लिख देना है चक्के, यहाँ पे भी सेम 9 लाख रुपीज़ लिख देना है दोनों कंडीशन में। अब देखो, एट पार में जो डेबिट में टोटल होगा वही क्रेडिट में होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है आपके पास क्रेडिट में, तो यहाँ सीधा आपने 9 लाख रुपीज़ मेंशन कर देना है। बट यहाँ पे देखिए जी 9 लाख है। अब यहाँ पे दो कंडीशन आ गई कि कैपिटल में लिखें अमाउंट, प्रीमियम पे लिखें। तो कैपिटल में कितनी लिखनी है, प्रीमियम में कितनी लिखनी है। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक ही अमाउंट के आपको दो टुकड़े करने हैं कि कैपिटल के अंदर कितना लिखें, एसपी के अंदर कितना लिखें, तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट नंबर आपको चाहिए जी नंबर ऑफ़ शेयर। आपने नंबर ऑफ़ शेयर निकालने हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर निकालने के लिए करना क्या है जी, वेंडर को जो अमाउंट पे करनी है वो आपने रखना है जी न्यूमिनेटर की जगह, मीन्स ऊपर रखना है। डिवाइड बाय हम क्या करेंगे जी, उसे रखेंगे जितने का शेयर इशू कर रहे हैं। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। अब एक शेयर 10 का है, तो 10 का जो 25% होता है जी, वो मेरे पास होगा 2.5 रुपीज़। इसका मतलब ये हो गया कि जो वो शेयर है मेरा 10 वाला 12.50 का इशू किया जाएगा। जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो नंबर ऑफ़ शेयर आ जाएंगे जी निकल के बाहर 72,000 शेयर्स। अब सिंपली 72,000 को आपने क्या करना है जी, 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके दो टुकड़े करें जी, एक 10 है, एक मेरे पास 2.5 है, कैपिटल है, प्रीमियम है, क्योंकि 10 रुपीज़ कैपिटल के हैं और 2.5 रुपीज़ जो हैं वो प्रीमियम के हैं। तो 72,000 इंटू 10 करेंगे जी 7,20,000।
72,000 इंटू में 2.5 करेंगे जी, मेरे पास आ जाएगा जी 1,80,000 रुपीज़। तो हमारे पास ये एक सिंपली इसकी एंट्री हो जाएगी जी। तो ये हमारा इस टॉपिक का एक फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फाइनल पेपर के व्यू से आपके पास इस टॉपिक का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यही टॉपिक जो आपका इश्यू ऑफ शेयर में है और यही सेम टॉपिक आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर में है। सेम ट्रीटमेंट है, कोई फ़र्क नहीं है, बस वहाँ पे शेयर की जगह डिवेंचर लिखना है आपने। ठीक है जी। इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। देखिए जी, प्रिंस लिमिटेड है परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वीन लिमिटेड। तो प्रिंस कौन है? परचेजर है, जो बिजनेस परचेज कर रहा है क्वीन लिमिटेड का। फॉर ए सम ऑफ रुपीज़ 30 लाख पे एबल, भाई 30 लाख रुपीज़ हैं जो आपने उसका बिजनेस परचेज करा है जी। अब कह रहे हैं कि जो पे एबल है 40% बाय ए चेक, मतलब जो 30 लाख का बिजनेस परचेज करा है उसमें से उसका 40% आपने जो पे करना है वो चेक के थ्रू करना है, एंड बचा हुआ जो बैलेंस है वो आपने फुल वैल्यू वाले जो शेयर होंगे वो दे देने हैं। ठीक है जी। इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। The assets and liabilities consisted of the followings। तो आपके पास बुक वैल्यू एंड एग्रीड वैल्यू गिवन है। देखो, बुक वैल्यू कहते हैं जी वो वाली वैल्यू जो आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगी, और एग्रीड वैल्यू वो वैल्यू होगी जिस पर आपका जो परचेज़र और जो सेलर हैं हमारे वो दोनों एग्री हो जाएंगे। ठीक है जी। तो जैसे इसका सिंपली क्या कहता है जी, बिल्डिंग जो बन गई वो एग्रीड वैल्यू कितनी है? 16 लाख। मींस जो आपने बिल्डिंग परचेज़ करी है जी वो कितने की परचेज़ करी है? 16 लाख की करी है। तो इसका सिंपली रूल ये है कि जितनी भी सेट्स हैं वो आपने डेबिट करनी है। तो फर्स्ट नंबर क्या करेंगे जी, बिल्डिंग काउंट को करेंगे डेबिट 16 लाख रुपीज़ से। उसके बाद है जी प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, और वो एग्री हुए जी 5 लाख रुपीज़ पर लेने के लिए। तो फिर क्या होगा जी, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करेंगे 5 लाख रुपीज़ से। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे पास स्टॉक 4 लाख वाला 120% पे रियलाइज होगा, मींस 20% एक्सेस वे रियलाइज होगा। तो 4 लाख का 20% होता है जी 80,000, मतलब वो होगा जी 4,80,000 का रियलाइज। तो मेरे पास ये आ जाएंगे जी, इसकी अमाउंट है स्टॉक की। तो स्टॉक आ जाएगा जी टोटल 4,80,000। उसके बाद नेक्स्ट है जी सन्ड्री डेटर 3 लाख का है, सब्जेक्ट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, उस पर प्रोविज़न बनाना है हमने 5%। देखो जी, तो डेटर मेरे पास कितने के हैं जी? 3 लाख के हैं। तो डेटर को मैंने लिखना है जी 3 लाख। अब इसका जो 15% है मैं वो इसमें से माइनस नहीं करूँगा, क्योंकि माइनस करने का मतलब ये होता है कि वो फुली बैड डेप्ट है, बट वो तो आपकी कन्फर्म बैड डेप्ट है ही नहीं, वो डाउटफुल है। तो डाउटफुल का मतलब अभी डूब भी सकते हैं, नहीं भी डूब सकते। तो जो कि 5% है मेरा, तो 3 लाख का 5% होगा जी वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल के नाम से लिख देंगे हम, जो कि मेरे पास वो होगा जी 15,000 रुपीज़। नेक्स्ट है जी बैंक बैलेंस 1,20,000 का 120 में ही एग्री है, तो बैंक बैलेंस आ जाएगा जी 1,20,000 का। नेक्स्ट है जी सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख वाला 185 में करना है जी। तो क्रेडिटर है मेरी लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे 2 क्रेडिटर्स। ठीक है जी 1,85,000 आ जाएंगे। और फिर सबसे ऊपर देखो क्वेश्चन के अंदर एक मेंशन था कि 30 लाख रुपीज़ के अंदर आपने उसका बिजनेस परचेज़ करा है, मींस जो परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो है जी 30 लाख रुपीज़। अभी ये जो अमाउंट का टोटल है जी मेरे पास 32 लाख बन गया, और इसका जब हम टोटल करेंगे सारा वो बन रहा है जी 30 लाख। अगर आपके पास डेबिट में डिफरेंस आएगा तो अभी बताया था वो आपने गुडविल के नाम से पुट करना है, मींस जो 2 लाख रुपीज़ उसको एक्सेस पे किए जा रहे हैं वो मैंने किस चीज़ के पे करे होंगे जी, उसको गुडविल के पे करे होंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जितने रुपीज़ की मैंने उससे असेट परचेज़ करी तो मैंने उसको क्या करना है जी, उतने रुपये ही पे करने हैं। तो मैं क्या करूँगा जी, क्वीन लिमिटेड को डेबिट करूँगा 30 लाख से। अब मैंने क्या करा, उसको 40% जो पेमेंट है चेक से देनी है, तो 30 लाख का जो 40% होगा जी वो हो गया 12 लाख रुपीज़, तो आपने 12 लाख लिख देना है। अब बच गए कितने जी, 18 लाख। अब 18 लाख जो बच गई, बचे हुए के लिए क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन है एंड बैलेंस बाय द इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ
₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब कि 100 वाला जो शेयर है आपने 120 का देना है, मतलब एट प्रीमियम देना है। तो प्रीमियम में क्या होगा, 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से। अब देखो 30 में से 12 तो पे कर दिए, बच कितने के लिए, 18 लाख बच गए। अब उस 18 की कैपिटल में कितने लिखूँ, एसपी में कितने लिखूँ। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन के अंदर मैंने आपको समझाया कि नंबर ऑफ़ शेयर फाइंड आउट किए जाएंगे। उसको निकालने के लिए करना क्या है जी, जितने रुपीज़ अब वेंडर को देने रह गए वो आप ऊपर लिख लीजिए, डिवाइड बाय एक शेयर की वैल्यू 120 है, उससे डिवाइड करें, नंबर ऑफ़ शेयर आ जाएगा जी मेरे पास 15,000। तो 15,000 इंटू में आपने करना है जी 100, क्योंकि 100 की कैपिटल है, 20 का प्रीमियम है। तो 15,000 इंटू में 100 करेंगे जी, मेरे पास आ जाएगा 15 लाख। 15,000 इंटू में 20 करेंगे जी, जो कि आ जाएगा मेरे पास 3 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं। थैंक यू।